हेलो गाइस, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ड्रॉबैक्स आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें बिना स्किप करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ड्रॉबैक्स पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम रिजल्ट जानते हों अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। तो आइए पहले हम रिजल्ट्स को जान लेते हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हमें ये बताता है जो एटम का सेंटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ज़्यादातर मास होता है एटम का वो इस न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। आप इस बात को इस फिगर के जरिए अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ जो रेड बॉल है वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ज़्यादातर जो मास होता है एटम का वो इसी न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। अब यहाँ सवाल ये उठता होगा कि भाई हम क्यों कंसिडर करते हैं जो एटम का मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। तो सवाल का जवाब ये है कि जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो नेग्लिजिबल होता है, और यही रीज़न है कि हम कंसिडर करते हैं जो मास होता है एटम का वो उसके सेंटर में होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। नेक्स्ट रिजल्ट हमें ये बताता है कि जो एटम होता है उसके अंदर बहुत स्पेस होता है, बहुत अच्छा खासा स्पेस होता है। और इस बात का सबूत ये था कि जब अल्फा पार्टिकल से बोम्बार्डमेंट कराई गई गोल्ड फॉइल पर तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो गए। और इस बात को आप इस फिगर से समझ सकते हैं। यहाँ जो येलो बॉल है वो गोल्ड का एटम है और जो ब्लैक लाइंस हैं वो अल्फा पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हो ये रहा है कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इस गोल्ड के एटम से बिना डिफ्लेक्ट हुए एकदम सीधे आ पा रहे हैं। और ये बात ये शो कर रही है कि जो एटम होता है उसके अंदर बहुत सारा स्पेस होता है, मैटर ने बहुत कम स्पेस लिया होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। नेक्स्ट रिजल्ट हमें यह बताता है कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है अगर हम उसे कंपेयर करें टू द साइज ऑफ एटम तो वो बहुत छोटा होता है। आपको एक बात समझने के लिए इस फिगर को अच्छे से देखना पड़ेगा। यहाँ इस फिगर में क्रिकेट ग्राउंड दिखाया गया है जिसके सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट होगा और वो रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस को, और वो जो दो लाइट है वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इस इमेज के जरिए पता लगा पा रहे होंगे, अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो पूरे एटम के मुकाबले कितना छोटा होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट रिजल्ट हमें ये बताता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। और इस बात को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ जो रेड बॉल है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करती है, ब्लू बॉल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, और ब्लू बॉल रेड बॉल के चारों तरफ घूम रही है। हम अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पढ़ चुके हैं, और हमारे दिमाग में सवाल आता होगा कि वो कौन सा रिजल्ट है जिसकी वजह से अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम को ड्रॉबैक झेलनी पड़ी। तो वो है रिजल्ट 4, जो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और यही आगे जाके ड्रॉबैक बन गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का। तो पहले इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रेड रीजन में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो वो अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा कुछ ही टाइम में। इससे एटम अनस्टेबल हो जाएगा। इस बात को हम फिगर से समझते हैं। बात को समझने से पहले आपको दो फिगर जो दी गई हैं, एक्चुअली दो फैक्ट्स हैं, आपको इनको समझना पड़ेगा। पहला तो ये कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जब वो एक्सेलरेट करते हैं तो वो रेडिएट करते हैं एनर्जी को, और दूसरा तो फैक्ट ये कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब इन दोनों फैक्ट्स को हम अप्लाई करेंगे रिजल्ट 4 पर। रिजल्ट 4 हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। और हमने पीछे फैक्ट ये देखा कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो यहाँ पे यही होता है, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन है,
और जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है, यानी जब एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और उससे होता ये है कि उसका रेडियस छोटा होता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो न्यूक्लियस में मिल जाता है। लेकिन अगर इस मॉडल की बात अगर हम माने तो इससे एटम अनस्टेबल हो जाएगा, और एटम अगर अनस्टेबल हो गया, जो मैटर की फॉर्म हमें अभी देखने को मिल रही है, हमें नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन हम जानते हैं मैटर की फॉर्म जो हम देख रहे हैं उसमें जो एटम्स हैं वो स्टेबल हैं, अनस्टेबल नहीं है। और इस बात का और इस मॉडल को और इस बात का जवाब देने वाले थे नील्स बोर अपने बोर मॉडल ऑफ एटम से। लेकिन इस वीडियो में यहीं तक। बोर मॉडल ऑफ एटम की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जब तक बने रहें हमारे चैनल पे, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वो घंटी का आइकन दबाना ना भूलें। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।